आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, यह वीडियो होने वाला हम लोगों के लिए काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन, जो कि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीएसटी, पीएसटी, नेट, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि के लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला प्रैक्टिस सेट होगा। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को, और पाठचर्या का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे पाठचर्या में पहला प्रश्न। आरी नींद लाल को आजा, उसको करके प्यार सुला जा। उपयुक्त काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसकी हैं? तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं कवि सम्राट, आधुनिक काल के सूरदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। हरिऔध जी, ख विकल्प बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिऔध जी को गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है और इनकी प्रसिद्धि कवि सम्राट के रूप में भी है। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। तो जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला, यह दो प्रबंध काव्य भारतेंदु काल के कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में कौन अकबर के दरबारी कवि नहीं थे? तो इसमें अकबर के दरबारी कवियों में रहीम, मनोहर कवि और गंग थे, जबकि हरिदास निम्बार्क संप्रदाय के या टट्टी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? तो आप जानते हैं कि 20वीं शताब्दी का आरंभिक चरण विश्वकोश कहा जाता है सरस्वती पत्रिका को। सरस्वती का प्रकाशन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और जिसके संपादक 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोची राम किसकी कविता है? तो मोची राम कविता सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, जिन्होंने लिखा कि मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा होता है। बनारस के खेवली गांव में जन्मे धूमिल जी थे। और बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है? किसकी निबंध रचना है? तो यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र के अनुसार करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाले रिक्त स्थान है और खाली स्थान में आपको भरना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मनोविकार इसमें भरा जाएगा। आने वाला क्या है? मनोविकार है। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कहते हैं कि दुखात्मक वर्ग में आने वाला यह क्या है? मनोविकार है। अगला प्रश्न, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो मां मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं?
यह काव्य पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित ग्रंथ अंधा युग किस विधा की रचना है? तो धर्मवीर भारती द्वारा रचित 1955 ईस्वी में अंधा युग गीत नाट्य शैली पर लिखा गया नाटक है। तो इसका ए विकल्प राइट आंसर होगा। इसमें अंधा युग में महाभारत के युद्ध की कथा का वर्णन है, जिसमें अगला प्रश्न, बाला था जब सबको भाया, बढ़ा हुआ कुछ काम न आया, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो यह काव्य पंक्तियां मुकरियों के रूप में अमीर खुसरो की है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में सबसे कम आयु किसकी रही है? तो इसमें सबसे कम आयु वाले रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मात्र 35 वर्ष की ही अवस्था में साहित्य साधना करके भारतेंदु जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। जबकि 1917 ईस्वी में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 ईस्वी में, और इनका स्वर्गवास 1964 ईस्वी में हुआ था। यानी 47 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने जीवन को परित्याग किया। और मुंशी प्रेमचंद जी 56 वर्ष की अवस्था में स्वर्ग सिधार गए। 1880 ईस्वी इनका जन्म काल रहा और 1936 ईस्वी में यह भगवान को प्यारे हो गए। इस हिसाब से ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लाल तारा के रचनाकार कौन है? तो लाल तारा कृति रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी गई कृति है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। गेहूं और गुलाब, कैदी की पत्नी, जंजीरें और दीवारें, चिता के फूल जैसी रचनाएं करने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी की ही कृति लाल तारा है। अगला प्रश्न है कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहां से ली गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति इसमें जो है, जिसकी कथा वस्तु आपकी महाभारत से ली गई है। तो इसका डी विकल्प जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। रश्मिरथी में जो कथा है वह कर्ण की कथा है, तो यह महाभारत की कथा है। अगला प्रश्न, देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो देव द्वारा लिखा गया देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? तो सीता जी को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचनाकार हैं राम प्रिया शरण। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो माइकल मधुसूदन कृत मेघनाथ का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर की इसमें प्रसिद्ध रचना हो जाएगी उर्वशी। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और इसी रचना के लिए उन्हें 1972 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो धर्मवीर भारती द्वारा 1959 ईस्वी की प्रकाशित यह कृति है कनुप्रिया। इस कृति में उन्होंने राधा के प्रेम की संवेदना के माध्यम से उनके नवीन रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो गद्य तक सीमित रखने वाले रचनाकार इसमें हैं मुंशी प्रेमचंद। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, और इनके गद्य लेखन और उपन्यासों की रचनाओं को देख करके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा दे दी। अगला प्रश्न, सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के लेखक कौन हैं? तो सोए पलाश दहकेंगे इस नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता जी हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो आप जानते हैं कि इसमें वैदेही वनवास जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बाकी चार्ज वंदना, बाल विधवा और भारोत्थान यह रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। अगला प्रश्न, चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह हैं। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? तो रहीम दास द्वारा लिखा गया मदनाष्टक खड़ी बोली की रचना है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गीत गोविंद भारतेंदु की रचना है, नागरी नीरद प्रेमघन की है, पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्णदास की है और आनंद मंजरी इसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त की यह रचना है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें युद्ध यात्रा की रचनाकार धर्मवीर भारती हैं और ऋण जल धन जल यह कृति फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। जुलूस रुका है विवेकी राय और तूफानों के बीच रांगे राघव। तो विकल्प इसका जो है ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु की कृति होने के कारण बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो बोलती प्रतिमा संस्मरण साहित्य के अंतर्गत श्री राम शर्मा की रचना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो इसमें महादेवी वर्मा की कृति अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी हैं, जबकि वे दिन वे लोग यह कृति महादेवी वर्मा की कृति न होकर के बल्कि शिव पूजन सहाय का रेखा चित्र है। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो महादेवी वर्मा ने इसमें मेरा परिवार कृति के अंतर्गत उन्होंने 1972 ईस्वी में यह प्रकाशित कृति है, पशु पक्षियों के चित्र उकेरे हैं। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। समय के पांव जो है यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है और सुधिया उस चंदन के वन की। तो इस कृति के रचनाकार विष्णुकांत शास्त्री हैं। इसके बाद जिनके साथ जिया जाए यह अमृतलाल नागर की रचना है और भूले हुए चेहरे यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इस हिसाब से डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं। तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले रचनाकार इसमें हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। ठेठ हिंदी का ठाठ नाम से उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है। तो जहाज का पंछी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इला चंद्र जोशी द्वारा यह लिखा गया उपन्यास है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। तो बिहारी के दोहे जो हैं उसमें 719 दोहे हैं। कहीं कहीं 713 दोहों का भी उल्लेख मिलता है। तो इसमें सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। तो घनानंद की कृतियां ब्रज भाषा में लिखी गई हैं और प्रमुख ग्रंथों की अगर इनके बात की जाए तो विरह लीला, सुजान सागर, कोकसार, रस केलिवल्ली और कृपा कांड हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी किसकी रचना है। तो गंगा लहरी के रचनाकार इसमें पद्माकर हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्माकर के मूलतः 7 मौलिक ग्रंथ मिलते हैं। हिम्मत बहादुर, विरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही, बिरुदावली और कल्ली पच्चीसी आदि। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो यह होली से संबंधित एक सवैया है कि फाग की भीरे अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाई अबीर की झोरी, छीनी पीताम्बर कमर तय सुविधा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर यो खेलन होरी। यह पद्माकर की पंक्तियां हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं। तो इसमें अष्टछाप के कवियों में सूरदास, नंददास और छीत स्वामी हैं। मलूक दास, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलूक दास अष्टछाप के कवि नहीं हैं, बल्कि यह भक्त काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। मलूक दास की अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो ज्ञान बोध, रतन खान और भक्त विवेक और ध्रुव चरित इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के रूप में वल्लभाचार्य जी हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। तो रासो ग्रंथ ज्यादातर डिंगल और पिंगल भाषाओं में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है कि महापुराण के रचनाकार कौन हैं। तो महापुराण जय कुमार चरियु और जसहर चरियु यह रचनाएं कवि पुष्पदंत की हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली
किस अपभ्रंश से विकसित है? तो खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यह ब्रज भाषा का क्षेत्र है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द किस भाषा के लिए आया है? तो जवाब हो जाएगा यह हिंदी भाषा के लिए है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला है कि कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से हुआ है और यह शौरसेनी की ही एक उपभाषा है। ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी की एक बोली है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी यह पूर्वी हिंदी की 3 उपबोलियां हैं, जबकि कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी यह पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी यह बोलियां राजस्थानी के अंतर्गत की हैं, जबकि भोजपुरी, मैथिली और मगही यह बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप जानते हैं कि मेवाती राजस्थानी हिंदी की एक उपबोली है। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मागधी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास नहीं हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से इसमें आपकी जो महाराष्ट्री है, मराठी है, इसका विकास नहीं हुआ है। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? तो जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 343 प्रथम। बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसमें हिंदी भाषा के विकास से संबंधित विषयों का वर्णन है। डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा को प्रथम देश भाषा के रूप में जानते हैं। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो यह लिपि आपकी जो है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और एक ध्वनि के लिए एक संकेत इसमें दिया गया है। तो साथियों, आज के वीडियो में फिर लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लें आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।